हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे समन्वय, कोऑर्डिनेशन। संगठन के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समन्वय को माना जाता है। समन्वय का अर्थ होता है किसी मंत्रालय या विभाग में व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें तालमेल बनाए रखना। प्रत्येक सरकार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उप विभागों, संभाग आदि में व्यक्त रहती है। समस्त प्रशासनिक संगठनों की विशेषता है विशिष्टीकरण एवं कार्य का विभाजन। सभी संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सहायता से करते हैं। प्रत्येक संगठन में सभी व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। समस्त प्रशासनिक इकाइयों और यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संगठन में समन्वय बना रहे। प्रत्येक संगठन में कार्यों का टकराव एवं दोहराव न हो और सभी लोग सहयोग, सामंजस्य और समूह भावना से कार्य कर सकें, इसलिए निरंतर प्रयास करने की सख्त ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के बिना कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। संगठन में व्यक्तियों के कार्यों में सहयोग और समन्वय की सहायता से ही पूर्ण सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। अब समन्वय की परिभाषाओं के बारे में देखें तो हेनरी फेयुल कहते हैं कि समन्वय किसी संगठन की सभी क्रियाओं में समरसता, हार्मनी स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार समन्वय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का नियमित समकालिकता है ताकि निष्पादन की उपयुक्त मात्रा, समय व संचालन की क्रियाओं में सामंजस्य व एकता स्थापित हो सके। डब्ल्यू.एच. न्यूमैन ने समन्वय प्रयत्नों की ऐसी व्यवस्थित समकालिकता है जिससे किसी कार्य के निष्पादन का उचित परिणाम, समय तथा निर्देशन प्राप्त होता तथा जिसके फलस्वरूप कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण तथा एकीकृत क्रियाएं संभव होती हैं। मोनवे तथा रेली के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। मैकफार्लैंड की परिभाषा को विस्तार पूर्वक व्याख्या करने पर निम्न चीज़ें उभर कर सम्मुख आती हैं। संगठन में समन्वय स्थापित करने का दायित्व मुख्य कार्यपालिका का है। यह उसके नेतृत्व के कार्यों में से एक है। समन्वय एक स्थिर चीज़ न होकर प्रक्रिया है। समन्वय किसी एक अकेले व्यक्ति के कार्यों पर लागू नहीं होकर एक समूह के कार्यों पर लागू होने वाली अवधारणा है। सामूहिक प्रयत्नों में सामंजस्य बिठाना इसका लक्ष्य है। यह प्रयत्नों की एकता की अवधारणा है। समन्वय का उद्देश्य सामूहिक लक्ष्य है। निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि समन्वय किसी संगठन या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य व एकता स्थापित करने की क्रिया है। यह प्रशासन और प्रबंधन का केवल एक कार्य मात्र नहीं बल्कि सार ही है। समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण किसी आर्केस्ट्रा द्वारा किसी धुन का निकालना, नाव चलाना भी अपने आप में समन्वय का अच्छा उदाहरण है। विभिन्न पुर्जों को यथास्थान जोड़कर घड़ी का निर्माण करना भी समन्वय के बहुत अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। अलग अलग फूलों को धागों में पिरोकर माला का निर्माण भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार समन्वय की सहायता से विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को गूंथ कर संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति का वातावरण तैयार किया जाता है। माला के धागे को निकाल देने पर फूल बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार समन्वय की अनुपस्थिति में समस्त कार्मिकों के प्रयत्न असंबद्ध हो जाएंगे।
समन्वय की अनुपस्थिति में संगठन का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। अब आता है समन्वय एवं सहकारिता, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। बहुत सी बार समन्वय और सहयोग में अंतर नहीं कर पाते लोग बाग, जो दोनों ही पर्यायवाची माने जाने की भूल करते हैं। एक दूसरे की सहायता करने की भावना से विपरीत है सहकारिता। वैसे दोनों में संगठन के कार्यों और उनके विभिन्न सदस्यों के सामूहिक प्रयास निहित हैं, लेकिन सहयोग में स्वैच्छिक भावना प्रबल है, जबकि समन्वय में संबंधित व्यक्ति समूह की इच्छा और रुचि के अलावा अनेक और बातों की आवश्यकता भी होती है। समन्वय में सहयोगी भावना निहित हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि सहयोगी भावना अनुपस्थित भी हो तो भय या दबाव के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। यह सत्य है कि सदैव भय और दबाव से स्थापित समन्वय किसी भी संगठन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सहयोग में स्वैच्छिक भावना से किसी कार्य को करने हेतु व्यक्ति समूह प्रयत्नशील होता है, जबकि समन्वय स्थापित करने के लिए किसी न किसी को, प्राय संगठन के मुखिया को, प्रयत्नशील रहना होता है। सामान्यतः समन्वय स्वतः स्थापित नहीं होता। टेरी ने सहयोग और समन्वय में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक लड़का एक सुबह जल्दी रेलगाड़ी पकड़ना चाहता था। सोने से पूर्व घड़ी आधा घंटे आगे करके सो जाता है ताकि उसे तैयार होने और स्टेशन पहुंचने के लिए समुचित समय मिल जाए। उसके पिता को यह पता होता है कि पुत्र को प्रातः जल्दी रेल पकड़नी है। घड़ी आधा घंटा ये सोचकर आगे कर देते हैं कि बेटे का उठने और कपड़े बदलने के लिए समुचित समय मिल जाए। इसी प्रकार उसकी माता भी शयन कक्ष में गई और पुत्र की सहायता पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने भी घड़ी को आधा घंटे आगे कर दिया। इसका परिणाम ये होता है कि जहां लड़के को केवल 30 मिनट पूर्व ही उठकर रेल पकड़ने में सफलता मिल जाती, वह 90 मिनट पूर्व उठकर बैठ जाएगा। इससे उसके 60 मिनट बेकार चले जाएंगे। इतनी देर वह और सोकर नींद पूरी कर सकता था। इसमें पुत्र, पिता और माता के प्रयत्नों में समन्वय नहीं बैठ पाता, जबकि प्रयत्नों में सहयोग की भावना प्रयत्न निहित है। एक उदाहरण दर्जी की दुकान का दिया जा सकता है, जहां एक ग्राहक आकर एक पेंट की लंबाई 2 इंच छोटी करने के लिए दे जाता है। दुकान का मालिक उस पेंट को रखते हुए अपनी दुकान पर कार्यरत 4 दर्जियों में से किसी एक को स्पष्ट जिम्मेदारी दिए बिना आदेश देता है कि कल शाम तक इस पेंट की लंबाई 2 इंच कम कर देना। चारों दर्जी बिना आपस में विचार विमर्श किए दूसरे दिन ही शाम से पूर्व अलग अलग समय में उसे 2-2 इंच छोटी कर देते हैं, जिससे दूसरे दिन जब पैंट लेने ग्राहक आता है तो पाया कि 2 इंच पैंट कुल के बजाय 8 इंच पैंट छोटी कर दी गई। चारों दर्जों में सहयोग की भावना तो है, लेकिन समन्वय नहीं होने के कारण कार्य का दोहराव होता है और काम बिगड़ जाता है। धन्यवाद।